तो डाटा रिप्रेजेंटेशन पार्ट 2 के अंदर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखना है कि आपके पास डाटा जो है वो असाइन किस तरह से किया जा रहा है, यानी कि आपको मिल किस तरह से रहा है। जो डाटा आपको मिल रहा होगा उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने वाला पार्ट तो सेकेंडरी होगा। प्राइमरी पार्ट जो आपका होगा एग्जैक्टली वो ये होगा कि उस प्राइमरी पार्ट के अंदर आप ग्राफिकल चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेम एंड लीफ ग्राफ आपके पास आएगा, ठीक है, और हिस्टोग्राम आपके पास आएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपके पास आएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपके पास आ सकता है। बार ग्राफ में सिर्फ रीडिंग कैलकुलेशन होती है कि सिर्फ आप रीड करके बता देते हैं कि उसमें जो बार्स दिए हैं उसका क्या काम है, ठीक है। उससे ज़्यादा ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट उसमें है नहीं। कुछ चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको बतानी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मिसाल के तौर पे स्टेम एंड लीफ ग्राफ अगर आता है तो स्टेम एंड लीफ ग्राफ के अंदर आप करते क्या है, आप मोस्ट कॉमनली आप सारे काम उसमें कर सकते हैं, मीन भी निकाल सकते हैं, मॉड भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि स्टेम एंड लीफ ग्राफ किस तरह से दिया हुआ है। स्टेम एंड लीफ ग्राफ वैसे अनग्रुप डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहली कैटेगरी में जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आज वो है आपके पास स्टेम एंड लीफ, और स्टेम एंड लीफ के अंदर आपके पास ये होगा कि आप ज़्यादातर इसके अंदर अनग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस चार्ट को बनाते हैं, ठीक है। अब अनग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट को बनाया जा रहा है तो इसमें अनग्रुप डाटा की चीज़ें भी कैलकुलेट की जा सकती हैं जो अनग्रुप डाटा में कैलकुलेट होता है वो मोस्ट फॉर्मली। तो मीन है उसके अंदर, दूसरे नंबर पे आपके पास मीडियन है, और तीसरे नंबर पे आपके पास मॉड है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। अब क्या करना है कि यार मीन मीडियन मॉड तो हम निकाल लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस इतनी होगी नहीं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये हुई कि स्टेम एंड लीफ बनाना किस तरह से, ठीक है। देखो बेटा, स्टेम एंड लीफ बनाने का जो तरीक़ेकार है वो बहुत सिंपल है। मतलब उसमें कोई भी रॉ वैल्यूज़ आपको दी जा सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ रॉ वैल्यूज़ देता हूँ, उसके बाद मैं उसका आपको स्टेम एंड लीफ बना के दिखाता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास 12 है, 22 है, 23 है, 11 है, 10 है, 14 है, 15 है, 18 है, 31 है, 32 है, 27 है, 26 है, 25 है, 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, 31 है, 31 है, और 35 है, 36 है, 37। अब ये मैंने एक डाटा असाइन कर दिया, मतलब ये अनग्रुप डाटा है क्योंकि ये रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है मिसाल के तौर पे किसी क्लास की जो है उसकी बेंचेस की लेंथ हो, या किसी क्लास में छोटी जूनियर क्लास के अंदर बच्चों की हाइट हो, या कुछ भी हो सकता है, या वेट भी हो सकता है। अब मैंने कहा मुझे इसका स्टेम एंड लीफ बनाना है, तो इसका स्टेम एंड लीफ बनाने का तरीकेकार बहुत ही सादा सा है। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि आपकी वैल्यूज़ स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, यानी कि आपकी वैल्यूज़ का मिनिमम क्या है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त मिनिमम जो है, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो है मेरे पास 10, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। और अगर मैं देखूँ तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मेरे पास 37 है। इससे बड़ी कोई वैल्यू मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो अब मेरे पास 10 कैटेगरीज की वैल्यूज़ हैं, 20 कैटेगरीज की वैल्यू है, 30 कैटेगरीज, मतलब कैटेगरीज डिसाइड कर ली मैंने कि 10 है, 20 है और 30 है। तो मैंने जब स्टेम एंड लीफ बनाना है तो स्टेम एंड लीफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मेरे स्टेम्स क्या होंगे। स्टेम्स और लीफ दोनों में बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ये आपके स्टेम और ये आपके लीव्स हैं, ठीक है। स्टेम आपके वो होंगे जो कैटेगरीज आप डिसाइड कर रहे हो, जैसे कि आपने 10 की कैटेगरी ली, आपने 20 की कैटेगरी ली, आपने 30 की कैटेगरी ली, तो उनसे जो स्टेम्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ कैसे लिखे जाएंगे। जैसे 10 की कैटेगरीज की वैल्यूज़ हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, 20 कैटेगरीज की वैल्यू थी मैंने यहाँ पे लिखा 2, फिर मैंने 30 कैटेगरीज की वैल्यू थी फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंपली इसको बनाना शुरू किया। बनाऊंगा किस तरह से कि मैं यहाँ से वैल्यू काटता जाऊँगा, यहाँ लगाता जाऊँगा 2, 22, समझ आ रही है। यानी कि 1 मेरा स्टेम में चला जाएगा और 2 मेरा लीफ पे आ जाएगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये 12 बन जाएगा, सही। ये एक की है जो हम स्टेम में लीफ बनाने के बाद उसके एंड में की लिखेंगे। इसी तरीके से ये अगली वैल्यू थी 22, तो उसका 2 जो था पहला वाला वो स्टेम पे चला जाएगा और 2 जो है बाद वाला वो यहाँ पे आ जाएगा, सही। अब इस तरह से मैं ये सबको प्लॉट कर दूंगा। 23 यहाँ लिखा मैंने 3 लिख दिया, 11 यहाँ मैंने 1 लिख दिया, 10 यहाँ मैंने 0 लिख दिया, 14 यहाँ मैंने 4 लिख दिया, 15 यहाँ मैंने 5 लिख दिया, 18 यहाँ मैंने 8 लिख दिया, 31 यहाँ 1 लिख दिया, 32 यहाँ 2 लिख दिया, 27 यहाँ 7 लिख दिया, 26 यहाँ 6 लिख दिया, 5 5 29 9 30 0
31 1 32 2 31 1 31 1 35 5 36 6 37 7। अब इस वक्त मैंने इस स्टेम एंड लीफ को बना दिया अपनी आसानी के लिए, क्योंकि सारी वैल्यूज ऊपर से काट चुका हूँ और सारी मैंने स्टेम एंड लीफ पे प्लॉट कर दी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मैंने स्टेम एंड लीफ बनाया है ना, ये अपने डाटा को सॉर्ट करने के लिए बनाया है। स्टेम एंड लीफ की कुछ बुनियादी उसूल होते हैं। सबसे पहला कि इट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, पर मेरा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो अब मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करूँगा और उसके बाद उसकी की डिफाइन करूँगा कि किस की के तहत मैंने स्टेम एंड लीफ को प्लॉट किया था। ठीक है, तो ऊपर वाला जो स्टेम एंड लीफ है उसके अंदर मेरे पास की डिफाइन नहीं, वो की भी डिफाइन नहीं हुई हुई, और वो मेरा जो डाटा है सारा का सारा वो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में डिसाइन नहीं हुआ। ठीक है, अनअसेंडिंग ऑर्डर है। तो अब अगर मैं स्टेम एंड लीफ की तरफ वापस आता हूँ और मैं अब उसको असाइन करता हूँ प्रॉपर्ली, तो मैं हर रॉ को उसके छोटे नंबर्स और बड़े नंबर्स के हिसाब से अरेंज कर दूंगा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल 0 1 2 4 5 और 8। फिर इसी तरीके से अगला मेरे पास है 2 3 5 6 7 और 9, और उसके बाद वाला था मेरे पास 0 3 दफ़ा 1 है, फिर 2 दफ़ा, बल्कि सॉरी 4 दफ़ा 1 है, फिर 2 दफ़ा 2 है, उसके बाद फिर 5 है, फिर है 6 और फिर है 7। ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ हुआ है। अब इसकी की क्या होगी, जो इसकी की इसको डिफाइन करेगी? इसकी की ये होगी बेटा कि मैंने 1 लिखा और यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू 5 लिख दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही, क्लियर हो गई बात? ये इसकी की होती है डिफाइनिंग की, कि आपने किस तरह से इस डाटा को देख रहे हैं आप। सही है, आप कोई भी नंबर ले सकते थे, ज़रूरी नहीं कि पहला नंबर ही पहली रो से आना चाहिए। आप 3 और 2 भी लिख सकते थे, 3 2 लिख के 32 कर देते उसको। सही है, कोई भी चीज़ कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगली बात ये कि आप इसमें से क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बेटे, आप इसमें निकाल सकते हो मीन, आप इसमें निकाल सकते हो मीडियन, आप इसमें निकाल सकते हो मॉड। ठीक है, और आप डाटा की सिमेट्री भी बता सकते हो कि वो डाटा किस तरफ, किस वे के अंदर है। तो अब मैं ज़रा इसकी तरफ जाता हूँ। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए मीन मुझे निकालना है, तो मीन निकालने के लिए मैं इस डाटा को इस तरह इस्तेमाल करूँगा कि मैं इन पूरी पूरी वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा कैलकुलेटर के अंदर, जिस तरह से मैं सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन करूँगा, वो मीन ऐसे ही निकलेगा। मीडियन निकालने के लिए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। डाटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मेरे पास वैल्यूज़ की तादाद मुझे देखनी होगी कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल 22 वैल्यूज़ हैं। 22 का मैं अगर हाफ करता हूँ तो 11 बनता है, लेकिन मैं 10 आगे छोड़ूंगा, 10 पीछे छोड़ूंगा, बीच की दो वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पहली वैल्यू मीडियन निकालने के लिए होनी चाहिए 27 और दूसरी होनी चाहिए 29। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मीडियन आएगा 28। यहाँ तक किसी कोई मसला है तो मुझे अभी बता दें। नो। अगली चीज़ है मेरे पास मॉड। मॉड क्या है? देखो बेटा, मीडियन तो ये हो गया, अब मॉड क्या चीज़ है? देखो बच्चे, मॉड जो है ना वो आपके पास क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू की बात मैं अगर करता हूँ तो मेरे पास डाटा की सबसे ज़्यादा रिपीटेशन वाली वैल्यू कौन सी है? तो एक वैल्यू है जो मुझे 31। बार बार, हाँ बिल्कुल वजह फरमाया, 31। तो मेरा मॉड जो है वो डाटा का वो 31 हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो जनाबे वाला ये तो हमने कर लिया मीन मीडियन मॉड का काम। ये बहुत आसान सा काम था, लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ कही थी कि आप डाटा की सिमेट्री भी बता सकते हो, स्क्यूनेस भी बता सकते हो कि वो कैसी होगी। तो देखो, अब इसको स्क्यूनेस करने के लिए ना 2 मिनट के लिए आपको एक काम करना होगा। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये आपने करना नहीं है। आप अपनी कॉपी को चाहें तो इस तरह से पकड़ सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से मैं अभी इसके साथ करूँगा। सर ये मीडियन में जब ऑड नंबर होते हैं टोटल तो हम उसके अंदर से बीच में बनाते जी बेटा, बीच में बनाते हैं, बीच वाली वैल्यू को पिक कर लेते हैं। अब देखो, मैंने इस पूरे डाटा को इस तरह से सॉर्ट करके देखा और मुझे नज़र आया कि अब मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकता हूँ कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कम वैल्यू इस्तेमाल करके ये ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है,
और मेरा बार जो है वो कुछ इस तरह का है, और इस तरह का बार आपको इस तरह की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है जो कि यहाँ से यूं होता था। नेगेटिव स्क्यू। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। नेगेटिव स्क्यू। तो ये आपके पास हो जाएगी नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है। तो डेटा को ना पहचानना, अब देखो यहाँ तो 3 थी ना क्लासेस, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। 3 से ज़्यादा अगर होती क्लासेस तो फिर हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन हमें सही अच्छी से पता चलती, मज़े की पता चलती, तो हम उसको बता सकते थे। ये तो खैर मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन आप अपनी कॉपी को पेपर के अंदर इस तरह से घुमा कर देख सकते हो कि वो डाटा किस तरह से जा रहा है। यूँ पेंसिल से मार्क बना के चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। लेट्स सपोज अगर ऐसा होता कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पे वैल्यूज़ ज़्यादा होती और यहाँ पे इतनी सी वैल्यूज़ होती और यहाँ पे इतनी सी वैल्यूज़ होती, तो फिर हमें साफ पता है कि ये सिमेट्रिक कर्व की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वो बेल शेप है। ठीक है। तो हमें डाटा को पहचानना भी पड़ता है, कभी कभी सवाल एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि नाउ, अब इसके बाद अगला क्या है, अगला हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ और हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम तो वैसे बहुत सारे बच्चों को याद होगा, ओ लेवल्स में पढ़ा था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि हमें ओ लेवल्स का कुछ भी याद नहीं है ना। कौन बच्चे हैं? एक बच्चा है, उसका नाम है हंजला बिन जावेद, वो ये कहता है कि मुझे ओ लेवल्स का कुछ भी याद नहीं है, हालांकि उसका मैथ्स में ए स्टार था, लेकिन फिर भी वो ये कहता है। समझ नहीं आती मुझे। मेरा मेरा नाम डुबा रहा है। नाम डुबा रहा हूँ। मेरा नाम डुबा रहा है, देख। अब सोचो जब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी तो कैसा लगेगा। अच्छा, चलो खैर बहरहाल कोई बात नहीं, नाम डूबेगा तो क्या, नाम बदनाम होगा तो नाम नहीं होगा क्या, तब भी तो नाम ही होगा ना। चलो, अब देखते हैं कि हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और यहाँ हिस्टोग्राम के क्वेश्चन में क्या होता है। तो उसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि हिस्टोग्राम का और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन डायरेक्टली पिक कर लेता हूँ। उससे आसानी ये होगी कि हमें डाटा को समझने में और उसको घेरने में आसानी हो जाएगी। देखते हैं कि एग्जामिनर हमें कौन सा सवाल दिखाता है। ओहो, पहला सवाल तो स्टेमन लीव का ही है, इसको छोड़ देते हैं। हम इधर चले जाते हैं, कोई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यस दिस इज़ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इसमें से पिक कर लेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है भाई, वो कुछ इस तरह का है, जो हमारे पास एग्जैक्टली हमें नज़र आ रहा है। और मैं इसका क्वेश्चन यहाँ पिक कर रहा हूँ सबसे पहले, और फिर मैं इसका ग्राफ यहाँ से पिक कर रहा हूँ ताकि हम बना सकें। मैंने इसका ग्राफ भी बना लिया। ठीक है भाई, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है ये पर देखते हैं पहले। वो कह रहा है द टाइम टेकन टी मिनट्स टू कंप्लीट द पजल was recorded for each 150 स्टूडेंट, these टाइम्स आर समराइज इन द टेबल। ये टाइम टेकन दिया हुआ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज उसने प्लॉट करके दी हुई है। ड्रॉ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ टू इलस्ट्रेट द डाटा। अब वो डाटा को इलस्ट्रेट करने के लिए आपको बनाना है। अच्छा देखो, ओ लेवल्स में क्या होता था कि हमें ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता था उसकी हमें सारी वैल्यूज लिख के दी जाती थी कि ऐसे इस्तेमाल कर लें, ऐसे बना लें, एक्स एक्सिस पे ये ले लें, वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे ना ए लेवल्स में आके हम बड़े हो जाते हैं, तो हमें फैसले अपने खुद करने होते हैं, तो अब ये फैसला हमें खुद करना होता है कि मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा अपना ज़ाती फैसला होगा। अब ये मुझे देखना होगा कि मैं इसको किस तरह से करूँ। तो मेरे पास एक्स की जो वैल्यूज़ हैं जो मुझे लेनी है, और वाई की जो वैल्यूज़ लेनी है, वाई में उसने मुझे 150 तक दी हुई है। तो यहाँ से अगर मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, नहीं 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 नहीं, कहानी तो नहीं बनेगी, पूरी तो नहीं होगी। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ये हो जाएगा कुछ। तो मैंने कहा यहाँ पे तो मैं ये वैल्यूज़ ले लूँगा, और एक्स एक्सिस के ऊपर मैं क्या लूँगा भाई, एक्स एक्सिस जा रहा है 25, 50, 75, 100, 150 और 200। तो इसमें 25-25 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ 25 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ 25 लेता हूँ तो 50, 75, 100, 125, 150 और 200 पे एंड बॉर्डर मेरा आ जाएगा।
टाइम टेकन वाई एक्सेस पे नहीं, सॉरी सॉरी। जी 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 सर, वही लेंगे। जी सर, वही लेंगे। उसको हम थोड़ा सा हाईलाइटर यूज़ करते हैं ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड नज़र आ जाए आप लोगों को, सब बच्चों को। और इसका पेन हम कर लेते हैं चेंज ताकि ये और ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाए। 20, ये हो गया 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। अच्छा, अब ये टॉप पे 150 आ जाएगा मेरा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम ले लेते हैं 25, 50, 75, 100, 125, 150 और ये हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ तो हमने यहाँ कर दी प्लॉट। अब उसके बाद अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि ये मेरा है ओरिजिन 0,0 जहाँ से मैं अपने ग्राफ को स्टार्ट करूँगा। सही। दूसरी बात ये कि 25 पे लगाना है मुझे 16। तो भाई मियाँ 25 पे 10 यहाँ पे है और 16 जो होगा वो ऑलमोस्ट मेरे पास होगा कहाँ पे? 10, 12, 14, 16, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला 50 पे 44 लगाना है। 40, 42, 44। उसके बाद 75 पे 86 लगाना है। ये आ गया 86। उसके बाद 100 पे 104 लगाना है। और फिर 150 पे 132 लगाना। और आखिरी है 200 पे 150, वो ये रहा। ठीक है, कुल मिला के अब जब मैं अपना ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह की शेप में आ रहा है बच्चों। ये है मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। वैसे मैं बहुत जो है ये आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है भाई, जो वैल्यूज उसने दी उसके हिसाब से हमने उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना दिया। अब उसके बाद अगली चीज़ वो हमसे पूछ रहा है, वो हमसे कुछ कम भी पूछेगा लेकिन हम कुछ ज़्यादा पूछ लेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने क्वेश्चन इसीलिए पिक किया था ताकि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें निकाल सकूं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल एग्जामिनर का ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बना के, अब आप मुझे बता दें कि इसमें मीडियन ऑफ द डाटा क्या है। तो मीडियन निकालने के लिए आप सिग्मा एफ जो भी वैल्यू होगी, यानी कि आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू जहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी गई हुई है, उसका आप 50% ले लेंगे। तो वो 150 था, उसका 50% जब आप लेंगे होंगी 75th वैल्यू। 75th वैल्यू 60 और 60 का बीच में 70, 75 इसका होगा यहाँ पे 75th। तो यहाँ से वैल्यू लेके जाएंगे हम यहाँ तक ग्राफ पे और उसके सामने हम वैल्यू को यहाँ से पिक कर लेंगे। तो वो कुछ इस तरह से आएगी यूँ करके। अच्छा, अब ये हो जाएगा हमारे पास एक बॉक्स हमारे पास कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा 75 माइनस 50 करेंगे आप तो 25 और 25 डिवाइडेड बाय कितने भाई 10 बॉक्सेस। तो एक बॉक्स आपके पास 2.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कवर हो रहे हैं 5, 6, 7 बॉक्सेस कवर हो रहे हैं।
7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 55, तो इट इज़ एग्जैक्टली 72.5। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा क्या, 72.5। मीडियन आपके डाटा का हो जाएगा 72.5। अब एग्जामिनर आपसे इसमें पूछ सकता है कि यार मुझे एक काम करो, तुम मुझे इसमें लोअर क्वार्टाइल निकाल के बता दो। तो लोअर क्वार्टाइल जो होगा वो सिग्मा एफ का होगा आपके पास 25%। ठीक है, 75%। तो सिग्मा एफ जो है वो आपके पास 150, उसका 25% जब आप लेंगे तो सर एक बारी 72.5 वाला दोबारा समझाएगा। भाई उसने बोला था फिर 50% लेना, 50% पे 75 आया था 150 का। तो मैंने 75 के सामने यहाँ वैल्यू देखी और जहाँ पे वो ग्राफ को कट कर रही थी उसको उठा के मैं नीचे लेकर आ गया। जब मैं नीचे लेकर आया तो मैंने यहाँ पर काउंट कर लिया कि कितने बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स पे 2.5 रिप्रेजेंट हो रहा था, तो ये मेरे पास आ रहे थे कोई 7 बॉक्सेस। तो 7 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने प्लस कर दिया 55, ओ सॉरी 50, मैंने गलत प्लस कर दिया। 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 50, मैंने 55 प्लस कर दिया, दैट इज 67.5। ये 67.5 है। सही है भाई। सही है, मुझे लगा था कि एक्स एक्सिस पे जो है ना 75 वैल्यू को हमने प्लॉट करना है। नहीं नहीं नहीं, एक्स एक्सिस पे नहीं करना, तो वाई एक्सिस पे ही है। अच्छा, अब 50 का मुझे लेना है 150 वाई है। एक्सिस पे क्यों नहीं सकते हम लोग? क्या गया, क्या भैया? वाई एक्सिस पे क्यों नहीं ले सकते ऐसे? बेटा वो मतलब बस इसलिए ये नहीं ले बात सकते ना, बताइए कि एक्सिस पे ही लेना है। एक्स देखो मेरी बात सुनो। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप बनाते हैं ना, तो आपका जो वाई एक्सिस होता है ना उसके ऊपर आप अपनी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं। ठीक है, और जो आपका एक्स एक्सिस होता है ना उस पर आप अपनी क्लास इंटरवल्स लिखते हैं या क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं अपनी। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज आपकी सी पी होती हैं तो वो यहाँ पर आती हैं, और क्लास जो होती है आपकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वो वहाँ जाती है। सही। तो आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देख रहे होते हैं तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से वैल्यू लेके ही देखेंगे ना। एक्स की वैल्यू तो आपको बेसिकली उसकी रेंज के अंदर बतानी होती है ना, मीडियन क्या है आपका। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ है आपके पास 25%। जब मैंने 25% लिया तो वो मेरे पास आ गई वैल्यू क्या, 37.5 वैल्यू। तो 37.5 वैल्यू का मतलब ये हुआ कि 30 तो यहाँ पर है, और 30 के बीच में अगर मैं देखूँ 30, 32, 34, 36, 38, तो इसके बीच में आ रहा होगा 37.5 कहीं पे इस तरफ के साथ क्लोज होगा। तो उसे ज़रा सा ऊपर मैंने लाइन खींची और मैंने यहाँ से वैल्यू को कट करते हुए यहाँ नीचे उतार लिया। ये मैंने लाइन से मामूली से ऊपर खींची है, शायद आपको क्लोज करने पे नज़र आए। तो ये वैल्यू एग्जैक्टली मेरे पास बन रही है। तो जनाबे वाला ये होगी मेरे पास टोटल 8 बॉक्सेस कवर कर रही है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस करते हैं उसमें 25, नहीं मेरे पास हो गया 45। तो मेरे पास जो मेरा लोअर क्वार्टाइल है वो आ गई 45। ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे जब अपर क्वार्टाइल निकालना है तो मैं उसके लिए करूँगा सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय 75%। तो 150 इंटू 75%, ये हो जाएगा मेरे पास 112.5 वैल्यू। सही है, तो 112.5 वैल्यू का मतलब ये हुआ कि 112, 100 तो 10, 112.5, ये इधर से ये वैल्यू यहाँ जा रही है करके ऑलमोस्ट यहाँ पे, और वो यहाँ से कट कर रही है इसको चंपू को और नीचे आ रही है, तो कुछ यहाँ पे आ रही है एग्जैक्टली तो ये मेरे पास कवर कर रहा है 7 बॉक्सेस। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 100 करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 117.5।
तो मेरा अपर क्वार्टाइल जो आ रहा है वो 117.5 आ रहा है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर इसमें कि यार तुम मुझे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल के दिखा दो। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है एग्जैक्टली? वो होता है हमारे पास अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल है 117.5 और लोअर क्वार्टाइल है 45। तो 117.5 माइनस 45, ऐसे करने से हमारे पास ये आ जाएगा 72.5। ठीक है, ये हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, ये सारी चीज़ें पूछ ली। फिर वो पूछ सकता है परसेंटाइल। अब जैसे परसेंटाइल का सवाल तो उसने इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, उसने कहा था भाई 20th परसेंटाइल निकाल के दिखाओ डाटा का। तो 20th परसेंटाइल का मतलब ये होगा कि आपके पास सिग्मा एफ जो है उसका आप ले लें 20%। तो 150 का जब आप 20% लेंगे तो वो आपके पास आ रही है 30th वैल्यू। सही है बच्चों? क्या आ रही है आपके पास भैया? 30th वैल्यू। ये 30th वैल्यू को आप देखेंगे यहाँ पर अपने डाटा के ऊपर कि 30th वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। तो मेरे भाई वो यहाँ लाई कर रही है। इसके सामने आप वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ टकराएगी और वो इसके बीच में बॉक्स के कट कर रही है और यहाँ गिर रही है। यानी कि मेरे पास 5 बॉक्सेस तो पूरे हैं और एक बॉक्स उसने आधा किया हुआ है। तो 5 बॉक्सेस तो 2.5 के हैं, ठीक है। एक बॉक्स जो उसने लिया है उसमें वो 2.5 का भी हाफ लिया हुआ है और उसके साथ प्लस कर दिया मैंने 25। तो ये मेरे पास एग्जैक्टली हो गया 38.75। यानी कि ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है इस क्वेश्चन के लिए वो आ रही है 38.75। सही है भाई, ये मेरा हो गया परसेंटाइल। क्लियर हो गई बात? परसेंटाइल समझ में आ गया। और अब अगर आपसे डिसाइल पूछ लेगा तो उतना परसेंट लेना पड़ेगा, उतना ही परसेंटेज के हिसाब से डिसाइल से लेना पड़ेगा। तो परसेंटाइल पूछेगा तो वो परसेंटाइल, अच्छा ये परसेंटाइल और डिसाइल का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था कि कितना कितना परसेंट पे क्या क्या होता है। तो अगर उसने थर्ड डिसाइल पूछा है तो इसका मतलब 30% ऑफ द डाटा मांग रहा है। उसने आपसे 6 डिसाइल पूछा है तो 60% मांग रहा है। परसेंटाइल में जो होता है उसका उतना परसेंट ले लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी इसके अलावा क्वार्टाइल्स होते हैं तो क्वार्टाइल्स का मैंने बता दिया। अच्छा, मैंने दो चीज़ें डिस्कस की। एक मैंने डिस्कस किया स्टेम एंड लीफ, ठीक है पहले। फिर मैंने डिस्कस किया कम्युलेटिव। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ताकि जब आप इस नोट्स को देखें तो आपको ये पता चल जाए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। स्टेम एंड लीफ हो गया हमारे पास, जो हमने डिस्कस किया बेटा। फिर उसके बाद अगली चीज़ हमने जो डिस्कस की थी वो थी कम्युलेटिव। कम्युलेटिव डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम में क्या होता है हमारे पास एग्जैक्टली? हिस्टोग्राम हमारे पास उस डाटा पे कैलकुलेट किया जाता है ज़्यादातर। अमूमन हम हर केस में ये देखते हुए हैं कि हिस्टोग्राम जो होता है ओ लेवल्स में आपने किया होगा। हिस्टोग्राम जब बनाया जाता है तो उस वक्त दो तरह का हिस्टोग्राम एग्जिस्ट करता है, एक आपके सिलेबस में करता है और एक आपके सिलेबस में नहीं करता। क्लास बाउंड्रीज को आप हमेशा लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो होता है आप लेते हैं फ्रीक्वेंसीज को। ये एक कैटेगरी ऑफ द हिस्टोग्राम है जो बनाई जाती है, पर ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होती, ये ओ लेवल्स में नहीं बताई जाती। ओ लेवल्स में आपको जो मिलता है उसमें आप एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज को रखते हैं और इधर आप लगते हैं एफ डी। एफ डी कहलाती है आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट डी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन हाइट ऑफ द क्लास। तो फ्रीक्वेंसी को उस क्लास की हाइट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको एक्जैक्टली फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज मिल जाती हैं, और ये वाला आपके सिलेबस में आपको कराया जाता है ओ लेवल्स के अंदर। होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला कब बनाया जाता है, मैं आपको दोनों का फ़र्क बता देता हूँ। फ़र्क सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो आपको पता चले तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आपके पास अनइक्वल क्लास विड्थ होती है तो उस वक्त आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला बनाते हैं, और जब आपके पास इक्वल क्लास विड्थ होती है तो आप फ्रीक्वेंसी वाला बनाते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में ओ लेवल्स में इक्वल क्लासेस मिलती ही नहीं है हिस्टोग्राम के लिए, वो मिलती ही अनइक्वल है, तो आपका अनफॉर्चुनेटली आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला ही बनाना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला बनाते हैं तो उसमें अनइक्वल क्लासेस होती हैं। अनइक्वल क्लासेस का क्या मतलब होता है कि यार क्लासेस जो बनती हैं ना
वो रेंज उसकी सही नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो 0x<10 दिया हुआ है, अगली अगर 10 से स्टार्ट हो रही है तो वो 10 वैल्यू छोड़ के नहीं बनी होगी, बल्कि वो 30 पे गई हुई होगी। फिर उसकी अगली वाली 30 से वो अगली वाली दी गई हुई है 35 पे क्लास, और फिर 35 से अगर स्टार्ट हो गई तो वो डायरेक्ट चली गई 60 के ऊपर। तो अब अगर देखा जाए तो इनकी क्लासेस की इक्वलिटी नहीं है कोई भी, इनकी क्लास पर डिफरेंट है। लेकिन अगर इक्वल क्लासेस होती तो ऐसी हो सकती थी वो 10, ये 20, ये 30 और ये 40, ये इक्वल क्लासेस हैं। ठीक है, इक्वल क्लासेस के ऊपर हमें मिलता ही नहीं है सवाल में, तो हम कभी भी फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल ही नहीं करते। हमें ये चीज़ मिलती है हमेशा, तो हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई जनाब हमारे पास हिस्टोग्राम की डिस्कशन। अब हिस्टोग्राम का क्वेश्चन अभी तलाश कर लेते हैं, अगर हमें अभी मिल जाता है तो सही है, वरना नहीं मिला तो फिर हम उसको अगली क्लास में कर लेंगे। अच्छा, मैं पहले अलग अलग से रेंडमली क्वेश्चंस निकाल के आपको सिर्फ ये करवा रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि हाउ टू मेक द हिस्टोग्राम्स। एक ही सवाल मिला है हमें, चलो शुरू कर लेते हैं। अब हिस्टोग्राम का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर वो हमसे ये कह रहा है कि भाई इसका हिस्टोग्राम बनाकर हमें दिखा दो और इसमें से कुछ चीज़ें निकाल लो। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ें उसने पूछी हैं। सिंगल क्लास एंड लोअर क्लास, सिंगल क्वार्टाइल एंड, चलो पहले हिस्टोग्राम तो बनाए फिर देखते हैं क्या करना है। जो निकालने वाली चीज़ें वो मैं आपको निकालने का तरीका भी बता देता हूँ कि क्या क्या निकालने के लिए इसमें आता है। देखो बच्चे, अब ये जो क्लासेस हैं, अगर मैं इनकी हाइट चेक करूँ तो हो सकता है शायद मुझे इसकी हाइट सेम ना मिले। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। अच्छा, ये क्लासेस बनी हुई भी नहीं है। ओए होए होए होए, ये तो क्लासेस ही सही नहीं है। क्लास इंटरवल बनी हुई है, क्लास इंटरवल में तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकल ही नहीं सकती, और निकल नहीं सकती मतलब हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में क्या फ़र्क होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल एंड क्लास बाउंड्री? बताएं, कोई बता सकता है मुझे? बताइए। वो ये जो इक्वल टू और ग्रेटर देन लेसर देन का फर्क होता है शायद। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री। क्लास इंटरवल है जैसे 0 से 10, अब 11 से 20 और फिर 21 से 30, ये क्लास इंटरवल्स हैं। क्लास बाउंड्री है 0 से 10, फिर 10 से 30 और फिर सो ऑन इस तरह से चल रही होगी। एक और ले लेते हैं 30 से 50। अब मैं बात समझाता हूँ, बड़ी टेक्निकल बात है। देखो बेटा, क्लास इंटरवल जो है ना, उसके अंदर लिमिट आपको 0 से 10 दी है, उसके बाद उसने 11 से 20 दी है। ठीक है, अगर मेरे डाटा में 10.1 या 10.3 या 10.5 होगा तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर वाली में या नीचे वाली में? बताएं, क्वेश्चन है, कहाँ जाएगा? किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं जाएगा। इससे मेरे वो डाटा की जो वैल्यू होगी वो ज़ाया हो जाएगी और वो मैं उसको नोट ही नहीं कर पाऊंगा। तो क्लास इंटरवल में ये फ़र्क होता है। इसी तरह से जब मैं इसका हिस्टोग्राम बनाऊंगा तो हिस्टोग्राम भी जो है मैं 0 से 10 का बना दूंगा, तो 11 और से 20 का जब बनाऊंगा तो इसका मतलब दोनों बार्स के बीच में एक गैप होगा। ये जो गैप है, ये गैप होगा दोनों बार्स के बीच में एक वैल्यू का, तो वो वैल्यू सारी ज़ाया हो रही होंगी। और हिस्टोग्राम की क्वालिटी क्या होती है कि उसके जितने बार्स हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें कुछ भी लूप नहीं होता, बीच में कोई स्पेस नहीं होता। तो इसी तरीके से अब आप क्लास बाउंड्री को देखेंगे तो क्लास बाउंड्री के अंदर ये सारे के सारे विदाउट स्पेसेस हैं, यानी कि 10 पे ख़त्म हो रही है तो 10 के बाद से 30 तक। अब यानी कि अगर 10.1 या 10.2 या 10.3 हुई तो वो अगली क्लास में गिरेगी डेफिनेटली। समझ में आई बात? ये बात क्लियर है बॉस? जी जी अच्छा, अब हम क्या जी। करेंगे, पहले हम इसकी ना क्लास बाउंड्रीज़ को बना लेंगे। क्लास बाउंड्रीज़ को हम इसकी सही करते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या होगा कि क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है? क्लास बाउंड्री ऐसे बनेगी कि पहली क्लास थी तुम्हारे पास 1 से 5, फिर थी तुम्हारे पास 6 से 10, और फिर क्या थी 11 से 20, फिर है 21 से 40 और 41 से 21 से 40 और 41 से 70। तुम क्या करोगे,
इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। डिफरेंस निकलेगा जैसे कि 6 - 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब आप लोअर, जिस तरह से आप लिमिट एक्यूरेसी में काम करते थे ना, इसमें से माइनस करें, इसमें प्लस कर दें, लोअर लिमिट में से माइनस, अपर लिमिट में प्लस, तो क्लास बाउंड्रीज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा, और फिर जब इसमें प्लस करेंगे तो 5.5, फिर जब 6 में से माइनस करेंगे तो 5.5 होगा, इसमें 10.5 हो जाएगा, इसमें 10.5 है, इसमें 20.5 हो जाएगा, इसमें 20.5 है, इसमें 40.5 हो जाएगा, इसमें 40.5 है, इसमें 70.5 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब क्लास बाउंड्रीज बनने से मेरा डाटा जो है वो टेक्निकली असाइंड हो गया, सही है। 10, 5, 26, 32, 18, 10, 5, 26, 32 और 18। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ उनकी हाइट्स को। हाइट में निकालूंगा क्लास बाउंड्री से, 5.5 माइनस 0.5, ये 5 ही आएगा। 10.5 माइनस 5.5 कितना आएगा? 5 ही आ रहा है। 20.5 और ये आ रहा है मेरे पास 10, और ये मेरे पास आ रहा है 20, ये मेरे पास आ रहा है 30, सही। हाइट आ गई। अब मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी होगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकलेगी फ्रीक्वेंसी अपॉन हाइट, 10 डिवाइड बाई 5 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 10 2 हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 20 1.6 हो जाएगा, और 18 डिवाइड बाई 30 ये मेरे पास 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास अब हिस्टोग्राम की कंडीशन सारी क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल ली, क्लास बाउंड्री निकाल ली, तो अब मैं अपने हिस्टोग्राम की तरफ जाऊँगा कि भाई मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैं अगर अपने डाटा को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं ले लेता हूँ 0 यहाँ ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, और मेरे पास लिमिट्स क्या जा रही हैं, 70 तक जा रही हैं। तो मुझे क्लास बाउंड्री की ये वैल्यूज़ देनी होंगी। ओ जस्ट एक सेकंड रुकिएगा। यार हिस्टोग्राम बनाने का हम नेक्स्ट क्लास में देख लें। थोड़ा सा मेरी एक और क्लास भी है ना, तो आज अगर यहीं तक रख लें तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। मैंने क्लास बाउंड्री फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तक बता दिया, अब अगली क्लास में मैं हिस्टोग्राम भी समझा दूंगा, तो फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर हम पासवर्ड के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उससे पहले बॉक्स एंड विस्कर्स करना है, ठीक है। सही है मेरे बच्चों? ओके सर, आप रिकॉर्डिंग डाल दीगा। हाँ रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दिया, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।